अध्याय 2 के पिछले लेक्चर में हमने ये समझने का प्रयास किया कि अगर आपको अर्थव्यवस्था को समझना है तो उसके घटकों को समझना अनिवार्य होगा। घटक मतलब कि आप ये जान लीजिए कि अर्थव्यवस्था किन किन चीजों से मिलकर के बनी हुई है और कैसे काम करती है। एक प्रकार से उसके तत्व है ना। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को जानना है तो हम ये देखते हैं कि उसकी जो इकाई होती है, जीवन की इकाई जो होती है, मतलब जिससे वो बना होता है, जैसे मान लीजिए मनुष्य का शरीर है तो वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो समझ लीजिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इन सब चीजों से मिलकर के बनी होती है। तो उसी में हमने देखा कि कई तरीके से विभाजित किया जा सकता है। पहला हमने देखा था कि आर्थिक गतिविधि के आधार पर हमने 3 भागों में मुख्यतः विभाजित किया था, जिसमें हमने प्राथमिक, जिसको मैंने कहा था कि कृषि एवं अन्य सहायक क्षेत्र। दूसरी हमने बात की थी विनिर्माण क्षेत्र की, जिसको द्वितीयक क्षेत्रक, इसको प्राथमिक, इसको द्वितीयक, और एक तृतीयक जो सेवा क्षेत्रक था। कहीं कहीं किताबों में आप देखेंगे कि चतुर्थक और पंचम क्षेत्रक की भी बात की जाती है, और मैंने कहा था कि वो सेवा क्षेत्रक के ही अंतर्गत उप क्षेत्रक आते हैं। सेवा में कुछ ऐसी सेवाएं हैं, जैसे आप देखिए कि जो चतुर्थ है, मान लीजिए जो चतुर्थ क्षेत्रक है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ज्ञान से जुड़े जो लोग हैं, जैसे आप देखिए कि जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो खोज अनुसंधान कर रहे हैं या नई नई तकनीकें विकसित करने का प्रयास है, उससे जुड़े जितने भी लोग हैं वो चतुर्थ सेक्टर में आते हैं। इसको मुख्यतः ज्ञान क्षेत्र कहा जाता है। ये सेवा का ही एक उप क्षेत्रक है। हालांकि अब अर्थशास्त्रियों के बीच में इसको मान्यता दी जा रही है कि अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्र काम करते हैं आर्थिक गतिविधि के आधार पर। और जो पांचवा है पंचम क्षेत्रक, ये भी सेवा क्षेत्रक का ही उप क्षेत्रक है। इसमें आप देखिए कि जितने भी उच्च नीति नियंता होते हैं, जैसे आप समझिए कि जो प्रशासनिक पदों पर हैं, जो वहां पर नीति निर्धारण कर रहे हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि किसी भी राज्य के जो मंत्री वगैरह हैं वो जो कार्य कर रहे हैं वो सब पंचम क्षेत्रक में आ जाते हैं। या कोई बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसका जो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो निर्णय लेता है नीतिगत कि उस फर्म को कैसे काम करना चाहिए, या जो उसके प्रबंधन से जुड़े लोग हैं, मैनेजमेंट से जुड़े लोग, वो सब इसमें पंचम क्षेत्रक में आते हैं। तो ये एक उप क्षेत्र की है, आपको इसमें ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या है, अब आप समझ गए होंगे। तो हमने आर्थिक गतिविधि के आधार पर इन 3 क्षेत्र को, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, के बारे में पढ़ा। अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों क्षेत्रकों में हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग हैं, मुख्यतः जो श्रम है ना, जो श्रमिक हैं या जो इसके अंदर गतिविधियां हो रही हैं, उससे हम ये देखने का प्रयास करेंगे। अब यही 3 क्षेत्र हैं केवल भारत, किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था ले लीजिए, चाहे दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था ले लीजिए, अमेरिकी ले लीजिए, चाहे चाइना की ले लीजिए, चाहे रूस की ले लीजिए, किसी भी देश की आप अर्थव्यवस्था लेंगे, वहां यही 3 प्रकार की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी आर्थिक। तो अब जब यही 3 गतिविधियां हैं, तो इन्हीं तीनों गतिविधियों से जितना उत्पादन होता होगा उतना ही उस देश का एक वर्ष के भीतर कुल उत्पादन होगा। तो अब हम देख लें कि ये तीनों मिलकर के कितना उत्पादन कर रहे हैं, जो भी उत्पादन कर रहे होंगे उसी का वितरण होगा देश में। तो कुल मिलाकर के यही सारी चीजें, तो इसी से हम आय का आकलन करते हैं कि कोई भी देश एक वर्ष के भीतर कितना पैसा कमाता है, इसका भी आकलन इसी तरीके से किया जाता है। लेकिन अभी हम आय का आकलन नहीं करेंगे, अभी हम अर्थव्यवस्था के आप समझिए कि अर्थव्यवस्था के आकार को समझने का प्रयास करेंगे। एक टर्म होता है जीडीपी, आइए उसको समझते हैं। जीडीपी, जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपने हिंदी में आपने पढ़ा है इसका, सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद मतलब, घरेलू का मतलब कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर की, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर की बात कर रही है, हमारा घर है भारत, तो उसके अंदर की उत्पाद का मतलब जितना भी उत्पादन हो रहा है, सकल मतलब पूरा। तो भारत की सीमा के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखें कि भैया खेत में कितना पैदावार हो रहा है, एक एक किसान के पास जाएं, या जिस भी तरीके से आंकड़ा एकत्रित करने के लिए हमारे पास हर स्तर पर
ब्लॉक स्तर पर, उससे निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर हर जगह पर संस्थाएं मौजूद हैं जो आंकड़े इकट्ठा करके देती हैं कि इतना उत्पादन हुआ, उतना उत्पादन हुआ। आप देखिए प्रतिवर्ष आंकड़े जारी किए जाते हैं कि इस वर्ष भारत ने इतना जो है कृषि में इतनी उपज हुई, इतने मीट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ, इतना मीट्रिक टन चावल पैदा हुआ, धान पैदा हुआ, तो सब आंकड़े आते हैं। तो हमको क्या करना है, इनको इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि अब कितने पैकेट बिस्किट बना, कितने पैकेट मैगी बनी, कितने पैकेट क्या बना, जितने भी साबुन कितना बना, अगर इसको हम आकलित करने जाएंगे तो बहुत समस्या आ जाएगी और एक एक चीज का आकलन करने में बहुत कठिनाई होगी। तो इससे अच्छा यह है कि हम ये देख लें कि कितने मूल्य का उत्पादन हुआ, कितने मूल्य का उत्पादन हुआ, किसी भी क्षेत्र में कितने मूल्य का उत्पादन हुआ, इसमें ज्यादा आसानी आ जाएगी। तो इसीलिए हम वस्तु का आकलन ना करके मूल्य का आकलन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि खेत में किसी भी देश के, मान लीजिए ये हमारा देश है और इस देश में 100 किलो गेहूं पैदा हुआ, 100 केजी, तो हम 100 केजी ना लेकर के, क्योंकि आप देखिए कि अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग प्रकृति की वस्तुएं हैं, सबका निकाल करके एक जगह एकत्रित करना बहुत बड़ा आंकड़ा आ जाएगा। और हर एक वस्तु को कीमत, क्योंकि अगर वस्तु है तो उसकी प्रकृति अलग है, तो हमको सब बताना पड़ेगा, गेहूं इतना, साबुन इतना। अब सोचिए कितनी वस्तु, कितनी जटिलता है, आप खुद समझ सकते हैं। तो इसीलिए मूल्य पर बताएंगे, मूल्य निकालेंगे तो मूल्य तो सबका निकाला जा सकता है, सबका एक आर्थिक, मतलब आप समझते हैं सबकी एक आर्थिक पहचान होती है कि ये इतने रुपए का मिलेगा या इतने रुपए का मिलेगा, तो मूल्य तो सबके में कॉमन होता है, तो इसीलिए आसानी से पता चल सकता है। तो मूल्य निकाल लेते हैं। तो 100 किलो का मान लीजिए 10 रुपए किलो गेहूं है तो 1000 रुपए है ना, 1000 रुपए का गेहूं हो गया। इसी तरीके से जो कृषि क्षेत्र में, अब हमने केवल गेहूं की बात की, वन से भी कुछ आया होगा, अन्य चीजों से भी, पशुपालन वगैरह सबसे आया हो, जो भी आया हो, है ना। अभी हम मान लेते हैं कि गेहूं पैदा हुआ। दूसरा हम ये मानते हैं, विनिर्माण से मान लेते हैं कि मोटर गाड़ियां बनी, 10 मोटर गाड़ी बनी, एक गाड़ी 10 कार बनी, एक कार का जो है मूल्य मान लीजिए 1000 रुपए है ना। तो ये कितना हो गया, 10,000 रुपए हो गया, है ना, 10,000 रुपए। अब मान लीजिए कि इसी के साथ मोटरसाइकिल वगैरह, उसका भी मूल्य आप लीजिए। हम एक एक वस्तु ले रहे हैं हर क्षेत्र से, तो आप समझ जाएंगे। ये पहले प्राथमिक का होगा, ये द्वितीयक का होगा, तृतीयक का हमने मान लिया कि कुछ लोग सेवा में, जैसे मान लीजिए कि एक हमने व्यक्ति रखा है ना, उसने भी उत्पादन किया है और उसको उसके बदले में वेतन दिया गया है। तो मान लीजिए कि कोई भी आप व्यक्ति मान लीजिए कि जैसे परिवहन से ही जुड़ा हुआ है, वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सेवा का सृजन किया है, तो उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति है जो जिसके पास गाड़ी है ना, और वो सेवा दे रहा है, तो उस व्यक्ति को वेतन जो हम दे रहे हैं, है ना, वो उसका आप मान लीजिए कि 2000 या 100 रुपए ही दे रहे हैं, तो ये 100 रुपया उसका वेतन हो गया। अब आप ये तीनों जोड़ लीजिए, जितना रुपया आया है वो हमारे देश की एक वर्ष के भीतर, अगर एक वर्ष में हमने इतना काम किया है तो ये एक वर्ष की आय है। तो इससे किसी भी अर्थव्यवस्था, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे दुनिया की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसके आकार का पता चलता है और उससे पता चलता है कि वो कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्योंकि इसी आकार से भी आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आय भी निकाला जाता है और राष्ट्रीय आय भी इसी से जुड़ी हुई है। तो जब हम आकार जान लेंगे तो राष्ट्रीय आय भी उसी अनुपात में ही आएगी। तो जैसे अभी आप देखिए कि भारत में अभी हाल ही में आंकड़ा जारी हुआ है, आप पता करिए। अभी आप थोड़ा सा समझेंगे फैक्टर प्राइस क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है ना, कई चीजें हैं। तो मुख्यतः फैक्टर प्राइस पर ही कारक लागत, मतलब जितना हमने लागत लगाया होता है किसी भी वस्तु के उत्पादन में, केवल उस पे, क्योंकि मूल्य देखिए, अगर आय का आकलन करना है तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक ये होता है कि जितना पैसा लगा करके हमने उत्पादन किया है उससे मूल्य का आकलन कर लें, और दूसरा तरीका ये होता है कि बाजार में जितने रुपए में हम बेच रहे हैं, बाजार में जितने में बिक रही, उससे ले लें। तो बाजार में बेचने, मार्केट प्राइस पर अगर हम मूल्य का आकलन करेंगे तो उसमें ज्यादा आएगा। तो आप देखिए मार्केट प्राइस पर 283 लाख करोड़ रुपए, आप क्लियर कर लीजिएगा आंकड़ा, 283 लाख करोड़ रुपए भारत की जीडीपी है इस वर्ष की, है ना। अभी पूरा नहीं हुआ, जो भी आंकड़ा आया है 2023-24 का। और फैक्टर प्राइस पर, है ना, कि मतलब कि लागत मूल्य पर कितना है, इसी को माना जाता है, लागत मूल्य पर ही आकलन किया जाता है वास्तव में भारत में। और इसका क्या है, इसका लगभग आप देखेंगे तो 170 या 173 लाख करोड़ रुपए की, देखिए कितना अंतर आ जाता है बाजार मूल्य पर और इस मूल्य पर, है ना। तो वास्तव में हम इसी को देखते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था की। अब आप
पता करिए कि कहाँ किस पे होते हैं। और एक चीज और समझेंगे कि आधार वर्ष की बात की जाती है, ये सारी चीजें आप देखेंगे समझेंगे आगे चल करके कि भैया एक निश्चित आय वर्ष पर कि उस समय उस वस्तु की कीमत क्या थी। अभी चलिए फिर बात करें। तो आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम अपने विषय की तरफ लौटते हैं और देखते हैं कि तो जीडीपी का आकलन मैंने बताया। अब जीडीपी आकलन करने में एक समस्या यह है कि जब भी आप मूल्य का आकलन करिए तो मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य का आकलन ना करिए, अंतिम उत्पाद का, अंतिम प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका आकलन करिए। जैसे एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि गेहूं पैदा हुआ 10 किलो, तो 10 किलो गेहूं का मूल्य मान लीजिए कि 100 रुपए है, तो कितना हो गया, ये हो गया 1000 रुपए। ठीक है, अब ये पूरा 10 किलो गेहूं फैक्ट्री में चला गया। ठीक है, फैक्ट्री में चला गया, यहां बिस्कुट बना, तो बिस्किट की कीमत आई, एक बिस्कुट, इससे 10 किलो बिस्किट से 100 पैकेट बिस्किट बने और इसका मूल्य रखा गया है 200 रुपए। ठीक, तो ये आ गया आपका 20,000 रुपए। ठीक, अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, तो ये अब इसको हम उपभोग कर लेंगे, खा लेंगे, ये समाप्त हो गया। अंतिम उत्पाद मतलब जिसको उपभोक्ता उपभोग कर लेता है वो अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, ये 1000 रुपया इसमें आया है ना, और इस जो 20,000 रुपया है उसमें ये 1000 रुपया इंक्लूड है कि नहीं है, जुड़ा हुआ है ना, 1000 रुपया जुड़ा हुआ। तो अगर हम आय का आकलन कर रहे हैं, इसको भी अलग से जोड़ लेते हैं, 1000 रुपया इसको भी जोड़ लेंगे, तो आय का जो आंकड़ा आएगा वो बढ़ा हुआ दिखेगा और उससे वास्तविक हमको स्थितियां नहीं पता चल पाएंगी। इसीलिए जब भी आकलन किया जाता है आय का या सकल घरेलू उत्पाद का, तो मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है उसको नहीं जोड़ा जाता है, केवल अंतिम उत्पाद का मूल्य जोड़ा जाता है। इसीलिए जब भी सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा आप पढ़ते होंगे तो उसमें कहा जाता है एक वित्तीय वर्ष के भीतर, वित्तीय वर्ष क्या होता है हमारे यहां, वित्तीय वर्ष मतलब कि 30 मार्च से शुरू होकर के 1 अप्रैल तक, माफ करिए, हाँ, पिछले वर्ष के 30 मार्च, जैसे अभी क्या कर 30 मार्च 2023 से चलकर 1 अप्रैल 2024 तक चलता है, ये हमारा वित्तीय वर्ष होता है। एक वित्तीय वर्ष है ना, कि मार्च से अप्रैल के बीच में। जैसे अमेरिका का वित्तीय वर्ष अलग चलता है, वहां पर आप देखेंगे तो शायद सितंबर से चलता है और अक्टूबर तक चलता है। आप देख लीजिएगा, अलग अलग देशों में अलग चलता है, हमारे यहाँ ऐसे चलता है, परंपरा रही है, इसके पीछे भी कहानी है। अभी आप देखेंगे, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो आपकी किताब पेज नंबर 23 पर इसकी परिभाषा लिखी गई है कि किसी विशेष वर्ष, विशेष मतलब किसी वित्तीय वर्ष में, आप समझ सकते हैं विशेष वर्ष मतलब किसी भी वित्तीय वर्ष में, चाहे 2013-14 का आपको पता करना हो, चाहे 2023-24 का पता करना हो, चाहे जिसका पता करना उसी को विशेष वर्ष के नाम से बताया गया। किसी विशेष वर्ष में या किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा भी आएगी। तृतीय क्षेत्र में सेवा का उत्पादन हुआ था ना, तो यही बात कि किसी भी एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य उस वित्तीय वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद होता है। बाकी आप परिभाषा देख करके और समझ सकते हैं। बताया गया है कि आपकी किताब में लिखा है कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है, और वही जो मूल्य होता है उसी को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे सकल घरेलू उत्पाद। आइए आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आप जानकारी करिए। अब हम आगे देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे क्षेत्रकों में परिवर्तन हो रहा है, जो हमारा टॉपिक है ना। कि जैसे आप देखते होंगे कि अतीत में चले जाइए, पेज नंबर 24 पर आप देखिए, यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है, बार ग्राफ। उसमें दिखाया गया है कि 1973-74 में कुल उत्पादन सेवा क्षेत्र का कितना होता था। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र हरे से दिखाया गया है, द्वितीय क्षेत्र को लाल से और प्राथमिक क्षेत्र को नीले से दिखाया गया। आप देखिए कि कितना कम उत्पादन होता था 1973-74 में, और आप देखिए 2013-14 में उत्पादन कितना बढ़ा है। एक तो आप देख रहे हैं कि आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें उत्पादन में वृद्धि हुई है, उत्पादन में वृद्धि, इसमें दोनों बातें, प्रतिशत वृद्धि और आकार में वृद्धि, मतलब कितने प्रतिशत बढ़ा है, और प्रतिशत से ही आप समझ सकते हैं कि कितने प्रतिशत उसमें वृद्धि हुई है। और आप देखेंगे कि कैसे इस वृद्धि ने एक आर्थिक क्षेत्र के
एक आर्थिक क्षेत्र के महत्व को कम करके दूसरे आर्थिक क्षेत्र के महत्व को बढ़ाया है। जैसे आप देखेंगे कि 1973-74 में कृषि का उत्पादन, है ना, कृषि का उत्पादन बहुत अधिक था, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन अधिक होगा, है ना, तो हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा? प्राथमिक क्षेत्र का होगा, है ना। द्वितीयक का योगदान ज्यादा होगा तो द्वितीयक हमारे क्षेत्र में प्रभाव, हमारे अर्थव्यवस्था में प्रभावी होगी। तृतीयक का उत्पादन ज्यादा होगा जीडीपी में तो उसका योगदान जीडीपी में ज्यादा होगा, है ना। अब आप समझ रहे होंगे तो कैसे उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो कैसे क्षेत्रकों को प्रतिस्थापित करके किसी को बनाती है, किसी को प्राथमिकता देती है। कल मैंने आपको एक बात बताई होगी, नाम मैंने ध्यान भी नहीं दिया, डब्ल्यू रॉबिन्सन शायद थे या बीबी ऐसे कुछ करके था, तो उन्होंने ही वृद्धि के चरण के बारे में बताया था कि अगर आप किसी भी देश की वृद्धि के बारे में देखना चाहते हैं कि वो कैसे विकसित हुआ है, उन्होंने विकसित देशों के का इतिहास देख करके ऐसे बताया था, 5 चरण बताए थे। उसमें उन्होंने बताया था कि पहले आप देखेंगे तो किसी भी देश की प्राथमिक कृषि क्षेत्र जो है पहले प्रधान स्थिति में, जब भी कोई देश विकास करता है तो कृषि क्षेत्र उसमें प्राथमिकता, उसके जीडीपी में कृषि की प्राथमिकता बहुत ज्यादा होती है, तो कृषि ज्यादा योगदान करता है जीडीपी में। लेकिन जैसे जैसे वो विकसित होता जाता है उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत चला जाता है। एक उदाहरण आप देखिए, आज आप अमेरिका एक विकसित देश है, उसकी जीडीपी देखिए, अमेरिका की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 0.1% है मात्र। कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, यह आंकड़ा आप देख लीजिएगा, 0.1% लगभग, या 1% मानिए, इससे ज्यादा नहीं है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान देखिए, द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग 19% या 18-19%, इससे अधिक नहीं है। सेवा क्षेत्र का योगदान देखिए 80% या उससे अधिक। तो अब आप देखिए कि उनकी बात सही होती है कि जितने भी विकसित देश देखेंगे उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आय सेवा क्षेत्र पैदा करके दे रहा है। तो जितने भी देश होते हैं, और अब देखेंगे कि भारत में भी, मैंने आपसे कहा था कि देखिएगा कि भारत में भी सेवा क्षेत्र लगभग 50-55% के आसपास योगदान दे रहा है, भारत भी सेवा क्षेत्र। उसके बाद भी हम विकसित देश क्यों नहीं है, तो ये अपवाद भारत में आ जाता है। इसके कारण क्या है, मैंने आपको कहा था कि ढूंढिएगा, पता करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये आंकड़ा आप समझ गए होंगे, इसको देख लीजिएगा। तो कैसे भारत में, या कहीं भारत में ही, भारत की बात की गई, उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व कैसे बढ़ता जा रहा है। 1973-74 में क्या था और 2013-14 का आंकड़ा दिया गया, 40 वर्षों के भीतर कैसे परिवर्तन हुआ है। आप देखेंगे कि 73-74 में 50% से कम हिस्सेदारी थी तृतीय क्षेत्र की, और लगभग 40% हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र की थी। प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा योगदान देता था, 40%, हमारे जीडीपी में 40% योगदान देता था। आज आप देखिए 2013 का आंकड़ा है 10% ही दे रहा है, 10% से थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है प्राथमिक क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो लगभग 60% के आसपास है। आंकड़ा आप देख सकते हैं, पेज नंबर 25 पर प्रतिशत में आंकड़ा दिया गया है, आलेख 2 पे आप देख सकते हैं। तो ये क्यों है, कारण क्या है, कारण क्या है, कारण क्या है। आपको देखिए, जब भी पढ़िए आप चिंतन करिए कि क्या कारण हो सकते हैं कि ये क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है। आप आसपास की चीजों को देखिए कि कौन सी सेवाएं बढ़ रही हैं, लोग किन क्षेत्रों में नियोजित हो रहे हैं। कभी भी जब भी पढ़िए तो उसको व्यवहार से जोड़ करके देखिए, आसपास की चीजों को समझने का प्रयास करिए कि लोग कहाँ नियोजित हैं, कहाँ रोजगार प्राप्त कर पा रहे हैं, कौन सी समस्याएं हैं या कौन से वो कारक हैं जो लोगों को उस रोजगार की तरफ ढकेल रहे हैं कि जिसमें, इसी आप देखिएगा कि अभी हम पढ़ेंगे कि अतिरिक्त रोजगार क्या होता है और जो बेरोजगारी आती है, सारी चीजें आप समझने के समझाएंगे आपको, है ना। देखिए इसमें कारणों पर चर्चा की गई है कि कारण क्या है कि तृतीय क्षेत्र, है ना, तृतीय क्षेत्र ज्यादा योगदान दे रहा है। तृतीय क्षेत्र एक ज्यादा योगदान दे रहा है या तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, अब इसको कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र ज्यादा प्रमुखता दिखा रहा है हमारे जीडीपी में, या ज्यादा योगदान दे रहा है। कैसे दे रहा है या क्या कारण है, आपको इसको खोजना है। उसी तरीके से रोजगार में भी हिस्सेदारी देखिए, रोजगार में हिस्सेदारी आप देखिए, आलेख 3 में रोजगार में कितने लोग नियोजित हैं। 1973-74 में कृषि क्षेत्र में 73% लोग नियोजित थे। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र का
कृषि आधारित या प्राथमिक क्षेत्र का आधारित या एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहा जाता है ना, कृषि अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि भारत की पूरी आबादी लगभग 73% लोग 1973-74 में कृषि में नियोजित थे। तो जब कृषि में सारे लोग नियोजित है तो कृषि अर्थव्यवस्था ही कहा जाएगा, है ना। और एक कारण यह, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि कितने लोग नियोजन के आधार पर भी आप किसी भी अर्थव्यवस्था को कह सकते हैं कि चूंकि भारत की 50% से अधिक आबादी कृषि में नियोजित है, इसलिए भारत कृषि अर्थव्यवस्था है। ये आप नियोजन के आधार पर कहेंगे, नियोजन के आधार पर। एक दूसरा आधार होता है हिस्सेदारी के आधार पर, कि हमारे जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी दे रहा है कोई भी क्षेत्र। जैसे अगर आप देखें कि प्राथमिक क्षेत्र अगर 50% योगदान दे रहा है या लगभग 50% के आसपास दे रहा है, तब भी हम कह सकते हैं कि भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था है ना। जैसे 1973-74 में आप कह सकते थे कि एग्रीकल्चर है, लेकिन आज आप क्या कहेंगे कि भारत में सेवा की हिस्सेदारी 50 के ऊपर है, तो क्या कह देंगे कि भारत एक सेवा आधारित, है ना, इकोनॉमी है। अब आप क्या कह सकते हैं क्या नहीं, समझिए। नियोजन आज का भी आंकड़ा देख लीजिए, 2011-12 में भी भारत के लगभग 49% लोग आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित हैं। क्या कारण है, अभी आप आगे देखेंगे। अन्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी देख लीजिए। अब एक बात और आपको देखना है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, उत्पादन कितना बढ़ा है और उत्पादन के अनुपात में रोजगार में कितनी वृद्धि हुई है। मान लीजिए कृषि में घटा है, रोजगार में क्या घटा या क्या वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र में, वही प्रश्न यहां पर किया गया है कि द्वितीय क्षेत्र में, विनिर्माण में लगभग 3% उत्पादन में वृद्धि हुई है ना। 3%, 3 गुना, सॉरी प्रतिशत नहीं, 3 गुना उत्पादन में वृद्धि हुई है और रोजगार में भी लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। जितना रोजगार ये उपलब्ध कराता था उससे 3 गुना अधिक उपलब्ध कराता है। लेकिन तृतीय क्षेत्रक में 14 गुना उत्पादन में वृद्धि हुई है सेवा क्षेत्रक में, लेकिन मात्र 5 गुना से भी कम, 5 गुना से भी कम इसने रोजगार सृजन किया है। क्या कारण है कि इसमें रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है ना। तो इन सब चीजों को आप देखिएगा, समझने का प्रयास करिए। बाकी कल हम चर्चा करेंगे आगे। धन्यवाद।